हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं रुंजय मिश्रा यूपी टेट के प्रैक्टिस सेशन को फिर से आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए जोरदार एक जो टेट सीडीपी की श्रृंखला चल रही है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा। तो ध्यान देंगे कि भाई प्रयागराज की आज तो मौसम का कोई खबर ही नहीं है। जबरदस्त मौसम है। भीगते भिगाते तो संस्थान तक पहुंचा गया है। क्यों? क्योंकि भाई टेट का एग्जाम डेट आ चुका है। फॉर्म जल्द से फिलअप होगा। तो हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की। जबरदस्त तरीके से सेशन के साथ सभी लोग जुड़ जाएं। शेयर कर दे अपने इस मित्रों को ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभान्वित हो सके। प्राची जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए जुड़ जाए सभी लोग। एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज भाई लाइव होने चाहिए, और ताकि पढ़ाने में जो एनर्जी हो वो दुगनी एनर्जी के साथ हो। क्योंकि ठंडी और एक पढ़ाने की जो एनर्जी हो वो जबरदस्त तरीके से चले आज। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की। और आज के प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। आपने इस प्रैक्टिस सेशन का 1 से 30 प्रश्नों का आपने सॉल्यूशन किया है, और हम लोग अब श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने सीडीपी के प्रश्नों को लेकर चलेंगे। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन आपके पास है जेबी वॉटसन, स्काउट, वुंट और स्किनर महोदय। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किन्होंने किया था भाई? ऑप्शन आपके पास 4 है, जेबी वॉटसन, स्टाउड, वुंट और स्किनर। तो ध्यान देंगे, बहिर्दर्शन विधि का मतलब होता है बेटा बाह्य रूप से आप किसी व्यक्ति का अवलोकन जब आप करते हैं। बहिर्दर्शन विधि उसी अवलोकन से जुड़ा होता है। तो बेटा जब जब आप अवलोकन करेंगे तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करेंगे, और जब व्यवहार का अवलोकन करेंगे तो व्यवहारवाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आप कहेंगे जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? जेबी वॉटसन महोदय इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 32 कहता है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह है। ध्यान देंगे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या घनात्मक स्थानांतरण। चलिए फटाफट कमेंट करें। अधिगम स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफर से आपके टेट में बहुतायत प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अधिगम का जो ट्रांसफर होता है, अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो शून्य स्थानांतरण होता है। जीरो ट्रांसफर, लंबवत, निगेटिव और पॉजिटिव, इन सभी से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सबसे पहले सीखता है और साइकिल चलाने के बाद वह स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। अधिगम स्थानांतरण इसमें कौन सा होगा? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या घनात्मक स्थानांतरण? तो ध्यान देंगे, यह अधिगम का क्या है बेटे? घनात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव स्थानांतरण है कि वह पूर्व में सीखे हुए या पूर्व अनुभव का उपयोग आगे की अनुभव में सकारात्मक रूप से जोड़ पा रहा है। तो अधिगम का या घनात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे ध्यान देंगे, अगर कोई पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम के अर्जित में अगर वो सहायता कर रहा है तो वह घनात्मक स्थानांतरण होता है। अगर पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम के अर्जन में या सीखने में अगर सहायता न करके बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का वह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। और वही अधिगम पूर्व का जो नवीन अधिगम में ना तो सहायता करे और न ही बाधा उत्पन्न करे तो आप कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वुंट महोदय,
स्टाउड महोदय, मैकडूगल महोदय या स्किनर? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। अंतः निरीक्षण विधि से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन है? वुंड महोदय, स्टाउड, मैकडूगल या स्किनर? चलिए एक बार जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का जवाब दें। तो ध्यान देंगे, अंतः निरीक्षण विधि के जो प्रतिपादन करता है भाई विलियम वुंट महोदय इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। विलियम वुंट महोदय अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं, क्योंकि विलियम वुंट ने चेतना के मनोविज्ञान में, ये चेतना क्या है बेटा? अंतः निरीक्षण ही होता है किसी व्यक्ति का। तो अंतः निरीक्षण में सबसे पहले इन्होंने जर्मनी में प्रयोगशाला की स्थापना की और इन्होंने अंतः निरीक्षण विधि के आधारित चेतना पर इन्होंने प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? ध्यान देंगे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का, स्किनर का, सिगमंड फ्रायड का या स्टेनले हॉल का? ध्यान देंगे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। क्यों ऐसा इसे कहा जाता है मेरे बच्चे? क्योंकि यह अमूर्त चिंतन की अवस्था है, अमूर्त तर्क की अवस्था है, समाज से जुड़ाव की अवस्था है, अपने ग्रुप के निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बालक दीवा स्वप्न देखता है, खुली आंखों से स्वप्न देखता है, वह उड़ना चाहता है उस समाज की ओर जहां आप कहते हैं क्या बेटा, थोड़ा चमक धमक की दुनिया हो। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने ग्रुप में रह करके जो वो दूसरे को जो सम्मान देते हैं वो लेना भी चाहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा भाई? तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि ये जो अवस्था है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, इस अवस्था में बड़े कंट्रोल की जरूरत होती है बालकों को, खास कर क्या बेटा? संवेग की कंट्रोल होनी चाहिए किशोरावस्था में। चले, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किसका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है टीचनर, स्टाउड, मैकडूगल या स्किनर? बेटा अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। लोग कहते हैं पहले खुद को देखो फिर मुझे समझाना कि मुझे करना क्या है। भाई आप अपने अंदर झांको कि आप क्या हो, तो अपनी आत्मा में ही देखना अंतः दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किसका है भाई? टीचनर महोदय का है। टीचनर महोदय का मानना था कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, अपने भीतर दर्शन करना। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को समझ लेता है, अपने आप के मूल प्रवृत्तियों और संवेग को कंट्रोल कर ले जाता है, वही महात्मा कहलाता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? उम्मीद करता हूं ये प्रश्न कई बार आपके प्रैक्टिस सेशन में सॉल्यूशन किया गया है। अगर अब भी इस प्रश्न का व्याख्या उत्तर गलत हो रहा है तो आप थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से भाई सीडीपी को देखना शुरू करें। चलें, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपीय विधि, अर्ध प्रक्षेपीय विधि, प्रक्षेपीय विधि? क्वेश्चन नंबर 36,
का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न में व्यक्तिनिष्ठ विधि TAT व्यक्तित्व परीक्षण से जुड़ा नहीं है, अप्रक्षेपीय विधि भी नहीं होगा, अर्ध भी नहीं होगा, होगा क्या बेटा? प्रक्षेपीय विधि इज द राइट आंसर। TAT व्यक्तित्व परीक्षण कैसा है? तो कहेंगे प्रक्षेपीय विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा प्रक्षेपीय विधि इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। इससे कई प्रकार के आपको प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ध्यान देंगे। चलें, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का अस्मित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का कमेंट करें भाई। तो ध्यान देंगे, शिक्षा की बात हो और मनोविज्ञान जब जुड़ा हो तो जरूर बेटा एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसलिए कहेंगे 37 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे। शिक्षा मनोविज्ञान में आप देखते हैं बालक के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है कि वह अधिगम के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हैं या नकारात्मक रूप से जुड़े हैं, संशोधन भी उनके लिए किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। अंशु यादव जी ऑप्शन सेकंड, टॉप सॉल्यूशन 37 का 2, वेरी गुड। चलें, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, या कानपुर में? चलें, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, या कानपुर में? टेट में आपके संस्थानों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। NCERT, SCERT आपके डाइट कितने स्थापित किए गए, कितने जिलों में पूछे जाते हैं, ये जो आपके प्रयागराज में जितने संस्थान हैं इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, एक प्रश्न ऐसा भी शामिल किया गया आज के प्रैक्टिस सेशन में कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, या कानपुर? जितनी तेजी से आप कमेंट करेंगे उतनी तेजी से मैं बारिश में भीग के आया हूं भाई, सूख जाएगा पूरा कपड़ा वपड़ा, ठंडा लग रहा है भाई। एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जो संस्थान है बेटा, यह संस्थान स्थित है कहाँ? हैदराबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अंशु यादव जी जबरदस्त, वेरी गुड। टॉप सॉल्यूशन ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलें, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को समाहित किया गया है आज की प्रैक्टिस सेशन में। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1915, 1916, 1917 या 1918। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? अंशु यादव जी 1916। उम्मीद है जबरदस्त तरीके से आपके द्वारा प्रश्नों का जवाब आएगा भाई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में की गई। 39 का 39 का जो सही उत्तर होगा भाई, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना
1916 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपयुक्त सभी। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजनवाद व्यवहारवाद का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। सिद्धांत के उपनाम से बहुतायत प्रश्न आपके टेट में पूछे जाते हैं। जैसे एक सिद्धांत के कई नाम आप समझ में विकसित कर लें कि व्यवहारवाद का अगर अन्य सिद्धांत है तो उसका भी कई उपनाम है, और इसी उपनाम से यह सिद्धांत बनाया गया, प्रश्न बनाया गया कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे? तो वही सरकारी ऑप्शन सही होगा जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा भाई, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत को चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता एवं प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है मेरे बच्चे? तो आप ध्यान देंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अर्थ यह होता है कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की अगर आप चर्चा करेंगे तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान के विकास क्रम नंबर 3, जिसमें कहा जाता है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसे लेकर आने वाले कौन है भाई? विलियम वुंट इज द राइट आंसर। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में की थी भाई साहब, जहां आप कहते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इसमें प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में किया था। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम वुंट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ध्यान देंगे, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 1921 में, 1922 में, 1917 या 1920। ध्यान देंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत की चर्चा अगर करें, जिसे कहा जाता है क्या बेटे? सूझ का सिद्धांत, आप इसे कहेंगे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है संपूर्ण आकार, संपूर्ण आकृति का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है समग्रवाद का सिद्धांत, जिसका प्रयोग किस पर किया गया बेटा? चिंपांजी पर किया गया था, जिसका नाम क्या है? सुल्तान, और सुल्तान पे प्रयोग जर्मनी में किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है इस सिद्धांत को कब लाया गया था? तो एक बार सभी लोग कमेंट करें, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा कब प्रयोग किया गया था? तो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कब आया मेरे बच्चे? 1920 इज द राइट आंसर। 1920 में वोल्फगैंग कोहलर ने जर्मनी में
सुल्तान नामक चिंपांजी पर अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे समग्र आकार, संपूर्ण आकृति, इन सभी नामों से जाना जाता है। देखिए, इसमें इस सिद्धांत में आपके मिलेंगे कोहलर, कोफका, कुर्टलेविन जैसे सारे मनोवैज्ञानिक आपके इसी गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में बैठे हुए हैं। इस गेस्टाल्टवाद को सिर्फ इकलौता इसका कोई उप सिद्धांत आज तक नहीं बना भाई। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत सिंगल बॉडी का एक सिद्धांत है, जो आपके समस्या उत्पन्न होने पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चले, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक या अमेरिकी मनोविज्ञान में, अमेरिका में मनोविज्ञान के उदयकर्ता के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को माना जाता है मेरे बच्चे। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? 43 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को जाना जाता है। क्लियर है? सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करते रहे। अंतःदृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतःदृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, या लुप्त स्थिति पर? अभी प्रीवियस प्रश्न में मैंने आपको बताया, अंतःदृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसी भी बालक के सामने जब समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के उत्पन्न होने पर इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो अंतःदृष्टि या सूझ या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में समस्या के किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? एक बार सभी लोग कमेंट करें, आप समस्या के किस स्थिति को देखते हुए गेस्टाल्टवाद या सूझ के सिद्धांत की चर्चा करेंगे? तो ध्यान देंगे कि जब किसी अधिगमकर्ता के समक्ष अगर समस्या आएगी और उस समस्या के संपूर्ण स्थिति की अगर जानकारी नहीं होगी, तो वह अधिगमकर्ता उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकता मेरे बच्चे। अगर आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई है, तो उस समस्या की पहले संपूर्ण जानकारी रखिए कि ये समस्या आई कैसे, इस समस्या का समाधान क्या पूर्व अनुभव के आधार पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। समस्या को आप कोलैबोरेट करते हैं, पूर्व की समस्या के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, पूछते हैं। समस्या समाधान का संपूर्ण जानकारी वह व्यक्ति दे सकता है जो इस समस्या से पहले ही ग्रसित हो चुका हो। तो अगर समस्या से वो ग्रसित पहले ही हो चुका है, तो नो डाउट उस समस्या की संपूर्ण हल या समाधान की जानकारी आपको दे सकता है। अगर आपके समक्ष समस्या आपके लिए आई है, तो आप पहले उस समस्या पे संपूर्ण मंथन करें, उसकी जानकारी अपने पास रखें। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या तुल्य समूह। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, या प्रयोगात्मक समूह, या तुल्य समूह। एक बार सभी लोग कमेंट करें भाई, क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित हो या उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे, कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे।
निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तो ध्यान देंगे कि स्टैनले हॉल के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है स्वप्रयोजनवाद या व्यवहारवाद नहीं होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं होगा, द्वितत्व नहीं होगा, बल्कि होगा क्या बेटे? पुनरावृत्ति का सिद्धांत होगा। स्टैनले हॉल के द्वारा पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे। चले नेक्स्ट प्रश्न कहता है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। ऑप्शन है वॉटसन के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, एंजेल द्वारा या ह्यूम द्वारा। मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले व्यवहारवाद या व्यवहार को समाहित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? वॉटसन, एबिंगहॉस, एंजेल या ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें तो ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान में व्यवहार विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर। इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान में जब 20वीं सदी में व्यवहार आया तो व्यवहारवाद को लाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है बेटे? जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है 1918 में, 1915 में, 1928 में या 1880 में। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब किया गया था भाई? एक बार सभी लोग कमेंट करें तो किलपैट्रिक के द्वारा जो परियोजना विधि का आविष्कार किया गया, यह आविष्कार कब हुआ बेटे? 1918 ईस्वी में हुआ। 48 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चे। किलपैट्रिक महोदय ने 1918 में परियोजना विधि की आविष्कार की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचर्यवाद। विलियम वुंड ने एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल को किस नाम से जाना जाता है भाई? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचर्यवाद। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो स्थापित स्कूल का नाम है बेटा संरचनावाद इज द राइट आंसर। विलियम वुंड ने अपने स्कूल का नाम संरचनावाद रखा। संरचनावाद स्थापित स्कूल किसके द्वारा है भाई? विलियम वुंड के द्वारा। टॉप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चे, जबरदस्त। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है?
क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा भाई? स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा जो अधिगम होता है मेरे बच्चे, वो अधिगम होता है बहुत प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि अधिगम करता अगर सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा अपने अधिगम को पूर्ण करता है तो वह बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट है अपने अधिगम को पूर्ण करने के लिए, अपने अधिगम की प्राप्ति के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे। चलिए, यहां तक किसी प्रश्न में कोई भी इशू हो तो आप प्रश्नों को कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो भी प्रश्न आए लगभग टॉप सॉल्यूशन अंशु यादव के द्वारा बहुत ही जबरदस्त आंसर आए भाई, वेरी गुड बच्चे। और सभी लोग सेशन के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़े। आप सभी की उपस्थिति, आप ये समझ लें कि आप जितनी जबरदस्त तरीके से आपकी उपस्थिति होगी, आपका सेशन भी उतनी ही जबरदस्त तरीके से चलेगा। और लगातार आपके द्वारा कमेंट आना चाहिए भाई, प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। अगर गलत आंसर भी आपका आ रहा है तो आप ये सोच लें कि भाई जरूर उसका संशोधन या उसका सुधार मेरे द्वारा किया जाएगा। और आप सही या गलत अगर आप जवाब देते हैं तो आप एक्टिव हैं अपने टेट और शिक्षक बनने के क्षेत्र में। तो चलिए आगे चलते हैं अपने सेशन के प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन है, जे एनीमा की रचना किसने की थी? जे एनीमा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा, सुकरात के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा? जे एनीमा एक पुस्तक है जो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया भाई? अरस्तु के द्वारा, सुकरात के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा? चले तो ध्यान देंगे, डे एनीमा नामक पुस्तक की जो रचना है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी भाई? तो यह पुस्तक की रचना अरस्तु महोदय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? ध्यान देंगे, पेस्टोलॉजी ने जो 3H के फैक्टर को सुझाया, इस 3H के फैक्टर का अर्थ क्या है? तो ध्यान देंगे, 3H के फैक्टर का अर्थ है बेटे हेड, हार्ट और हैंड। तो ध्यान देंगे, इसका यूज कैसे करना, ये यूज कैसे होता है? देखिएगा, हेड का अर्थ होता है क्या बेटा? मस्तिष्क से। तो आप कहेंगे मानसिक रूप से या मनोविश्लेषणवाद से जुड़ा होगा। हार्ट का मतलब होता है क्या बेटा? हार्ट का मतलब होता है दिल से। हैंड का मतलब होता है हाथ से। तो भाई कार्य को लेकर, विचार को लेकर, सोचने को लेकर, इन सभी से संबंधित होता है हेड, हार्ट, हैंड। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही उत्तर होगा कि पेस्टोलॉजी के द्वारा 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ उपयुक्त सभी है। सरकारी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बेटे। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही उत्तर है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट है एबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टीचनर का? मनोविज्ञान का इतिहास बहुत लंबा है, ये नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। अतीत क्यों लंबा है? क्योंकि दर्शन शास्त्र के साथ जुड़कर मनोविज्ञान ने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि दर्शन शास्त्र से अलग करने के बाद अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को एक सेपरेट विषय में लेकर आए, और जब स्वतंत्र विषय के रूप में आया तो उस समय मनोविज्ञान अपनी चेतना के स्वरूप में था, क्योंकि चेतना के स्वरूप में ही मनोविज्ञान
आप ये कहेंगे कि स्वतंत्र विषय के रूप में आया और विज्ञान से जुड़ पाया। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, वो सही उत्तर हो जाएगा एबिंगहॉस इज द राइट आंसर, कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है मेरे बच्चे। यह कथन किसका है? एबिंगहॉस इज द राइट आंसर। चले, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सेकंड कहता है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। थर्ड कहता है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। ऑप्शन 4 कहता है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो चले एक बार क्वेश्चन नंबर 54 का जबरदस्त तरीके से आप सभी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर क्या होगा भाई? एक बार सभी लोग कमेंट करें कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ध्यान देंगे कि भाई कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। जितनी तेजी से अपने कार्य करने की गति को सीखते हैं तो तत्परता उसके समान ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। टॉप सॉल्यूशन 54 का 54 इज द राइट आंसर। वेरी गुड भाई, 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त। चलें, जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम क्या है? अभी प्रीवियस प्रश्न में मैंने सारा ये आपको बताया था कि प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्चिंग शहर के लिप्चिंग विश्वविद्यालय में 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। अब वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो लिप्चिंग शहर में लिप्चिंग विश्वविद्यालय में जो स्थापित किया गया उसका वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद है आप सभी के द्वारा सही उत्तर दिया जाएगा कि जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में की गई, उसका वर्तमान नाम क्या है? तो बेटा, जो पूर्व में लिप्चिंग विश्वविद्यालय था वर्तमान में उसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चल, 56 कहता है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। सेकंड कहता है स्वयं की। थर्ड कहता है असाधारण बच्चों की। ऑप्शन 4 कहता है उपयुक्त सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है बेटा अपने आत्मा के अंदर झांकना, अपने आप को समझना, अपनी आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना। स्वयं से जब खुद में झांकते हैं तो जैसे कहा जाता है भाई, दूसरे को बुरा कहने से पहले मैंने अपने आप को जब देखा तो हम तो उससे ज्यादा बुरे निकले। भाई, ये पता कब चला आपको? जब आप अपने आत्मा के अंदर झांके। कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, तो भाई मुंह में राम और बगल में छुरी तभी आप रख पाते हैं जब उस व्यक्ति के मुंह पे मीठा आप कुछ और बोले और अंदर आपका कुछ और चल रहा हो। अब ये किनकी क्रियाओं का अध्ययन करेगा आत्मनिरीक्षण? तो आप कहेंगे भैया आत्मनिरीक्षण स्वयं की क्रियाओं का
अध्ययन करता है, अपनी आत्मा की अध्ययन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले, क्वेश्चन कहता है प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रोवेल या सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रोवेल या सुकरात। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान देंगे, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक हैं। फ्रोवेल, कुक नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, कि प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माना जाता है वो सुकरात को माना जाता है। क्लियर है? चले, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपयुक्त सभी की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान ने बालकों के व्यवहार का अवलोकन करना, बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना, बालकों के अनुरूप शिक्षकों के द्वारा पढ़ाना, बालकों के अनुरूप शिक्षण कौशल सिद्धांतों का उपयोग करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान ने समझाया। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो आप कहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की देन है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, नेक्स्ट है 59, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? ध्यान देंगे, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है भाई? ऑप्शन फर्स्ट है विवेकानंद जी का, स्किनर, पेस्टोलॉजी या टैगोर। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से कमेंट करें। आज का यह सेकंड लास्ट प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है भाई? 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे आदर्श आप कहेंगे विवेकानंद जी इज द राइट आंसर। विवेकानंद जी ने यह कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, विवेकानंद इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न कहता है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? आज का लास्ट प्रश्न है, आज के प्रैक्टिस सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? ऑप्शन है निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपयुक्त सभी। चले, उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब सही और बेहतर तरीके से देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। तो आप सभी के द्वारा सेशन में जो उपस्थिति रही बहुत ही गरिमाई रहा, जबरदस्त रहा। थोड़ा सा इस उपस्थिति को और आप बढ़ाएं। इस उपस्थिति को आप जितना एक्टिव तरीके से लेकर चलेंगे तो जितनी आपकी उपस्थिति जबरदस्त होगी उतना ही जबरदस्त तरीके से मैं आपके सीडीपी के सेगमेंट को लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका स्नेह, आपने ही मुझे बनाया है और आपने जो आपने आशीष या
आपने जो प्यार स्नेह मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ध्यान दें कि टेट का एग्जाम आपके सर पर बैठा हुआ है, एग्जाम डेट आ चुका है। तो टीचर्स एकेडमी परिवार आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस प्रारंभ कर दिया है भाई। तो आप अपने बैचेस को आप परचेज कर सकते हैं, बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके संपूर्ण सिलेबस को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं कल फिर से इसी निश्चित समय पर जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।